हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके में हिस्ट्री से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम तुगलक वंश को पढ़ रहे थे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, हमने इससे पिछली वीडियो में एमबीटी को पढ़ा था, जिसमें हमने एमबीटी का पूरा शासनकाल देखा था। ठीक है, एमबीटी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? एमबीटी के बाद गद्दी पर आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफएसटी। ठीक है, एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। ये एफएसटी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का जो पिता था कौन था? वो गयासुद्दीन तुगलक था। ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई, एक इसका छोटा भाई था रज्जक। ठीक है, क्या नाम था इसके छोटे भाई का? नाम था रज्जक, जिसका बेटा कौन था? एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी और एमबीटी दोनों कौन थे? आपस में चचेरे भाई थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? एफएसटी बैठता है, जिसको हम सल्तनत काल का जयसिंह के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सल्तनत काल का जयसिंह के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि एफएसटी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला सुल्तान है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वो कौन है? एफएसटी है। एसएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कौन है? वो एफएसटी है। ठीक है, इसका सबसे पहला जो सबसे पहला हुआ था राज्याभिषेक 22 या 23 मार्च। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि 22 मार्च को हुआ, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि 23 मार्च को हुआ है। इस बात में मत है कि 22 को या 23 को, लेकिन हुआ किस में है? मार्च में, जो कि 1391 में। भट्टा एक जगह है जो कि कहाँ पड़ती है? सिंध में। और फिर सिंध की वर्तमान स्थिति कहाँ है? सिंध की वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ? भट्टा सिंध में, और दूसरा हुआ है अगस्त दिल्ली में। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका पहला राज्याभिषेक भट्टा और दूसरा सिंध में। ठीक है, सॉरी, दूसरा दिल्ली में, जो कि कब हुआ था? अगस्त में हुआ था। पहला कब हुआ था? 22 से 23 मार्च 1351 को हुआ था। ठीक है, इसी को हम सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहते हैं। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं आज कुछ काम करता हूँ और इसी काम को मुझसे पहले किसी और ने कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? मेरा अग्रगामी बोला जाएगा। अग्रगामी, अग्र का मतलब है आगे आने वाला। ठीक है, जैसे आज कोई इतिहासकार कुछ काम करता है और उसी एक काम को आगे सेम इतिहासकार कोई करता है, तो क्या बोलते हैं? पहले इतिहासकार को उसका अग्रगामी बोलेंगे। ठीक है, तो सल्तनत काल का अकबर भी किसको कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, जो कि किसने कहा था? हेनरी इलियट ने कहा था। ठीक है, आपको इलियट के नाम से एक बात और याद रखनी है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और ये बात हमें किसने बताई थी? हेनरी इलियट ने बताई थी। ठीक है, और हेनरी इलियट ने ही एफएसटी को सल्तनत काल का अकबर कहा है। ठीक है, इसने अकबर कब आता है? मुगल काल में आता है। औरंगजेब भी कहाँ था? मुगल काल में। सिकंदर लोदी कब आएगा? अभी इसका दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम वंश है, लोदी वंश, उसमें हम सिकंदर लोदी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम है, इसका वास्तविक नाम था कमालुद्दीन फिरोज। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कमालुद्दीन फिरोज किसका वास्तविक नाम था? तो किसका नाम था? एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, इसकी माता का नाम था बीबी जैला। ठीक है, किसकी माता का नाम था बीबी जैला? एफएसटी की माता का नाम था क्या? बीबी जैला, जो कि कौन थी? एक हिंदू महिला थी और रणमल की पुत्री थी। रणमल की पुत्री। ठीक है, रणमल से आपको याद आ रहा होगा कि एक राणा रतन सिंह से, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान प्राप्त किया था। ठीक है, तो उस युद्ध में राणा रतन सिंह को धोखा किसने दिया था? रणमल ने दिया था, जिसके 2 सेनापति हुआ करते थे, गौरा और बादल। तो गौरा युद्ध में शहीद हो गया था और बादल रतन सिंह को वहाँ से बंदी, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे बंदी बना रखा था, उसे वहाँ से छुड़ा कर लाया था। कौन? बादल। और गौरा युद्ध में क्या हो गया था? शहीद हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जो काम किया था, इसने पहला काम किया था तकाबीर ऋण, जो एमबीटी ने किसानों को दिया था उसे माफ़ कर दिया था। तकाबीर ऋण जो क्या था? जमीन, अभी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर क्या हुआ था? सॉरी, एमबीटी के समय पर क्या हुआ था? एमबीटी ने एक अपने 4 प्रयोग किए थे। इसमें अपने सबसे पहला प्रयोग किया था अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का। इसने राजधानी दिल्ली से कहाँ बनाई थी? देवनागरी में बनाई थी। तो वहाँ क्या हुआ था? अकाल पड़ने के कारण किसानों को भूमि में ज़्यादा अनाज की
उपज नहीं हुई और जिसकी वजह से किसान के हुए भूखे मरने लगे थे। ठीक है, तो इसने किसानों के बारे में सोचा था कि इसने किसानों को क्या किया था, 75 गुणा 75 किलोमीटर का एक एरिया दिया था जिसमें आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसने बोला था किसानों से कि आप भूमि में उत्पादन करो, यदि उत्पादन ठीक होता तो आप मेरा मतलब कर्ज लौटा देना, वरना आप खेती कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो ऋण था एफएसटी ने आकर उसे माफ़ कर दिया था। ठीक है, किसानों के लिए जो ऋण था उसे क्या कर दिया था, माफ़ कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि दोआब कर, दोआब क्या होता था, दो गंगाओं के बीच की जमीन, दो गंगा है, गंगा और यमुना, उनके बीच की ज़मीन थी, उसको बोलते हैं हम दो आव। आव मतलब मैंने बताया था जल का पर्यायवाची है। ठीक है, उसी के बीच में 75 गुणा 75 किलोमीटर का एरिया एमबीटी ने किसानों को भूमि करने के लिए दिया था। ठीक है, जिसके बोलते हैं हम तकाबी ऋण, और उसको एफएसटी ने आकर माफ़ कर दिया था। ठीक है, इसने सल्तनत काल के कुल 24 टैक्स समाप्त कर दिए थे। ठीक है, सल्तनत काल में तरह तरह के राजाओं ने आकर जो जनता पर कर लगाए थे, कुल टैक्स थे 24। ठीक है, कुल करों की संख्या क्या थी, टैक्स मतलब कर, कुल करों की संख्या हो गई थी 24, जिसको इसने समाप्त कर दिया। और इसने केवल जनता पर 4 टैक्स लगाए थे। ठीक है, जनता पर कुल 4 टैक्स लगाए। सबसे पहला कर लगाया था इसने खराज कर। खराज कर जो कि किससे संबंधित था, भूमि से संबंधित था। 1/6 हिस्सा लिया। इसका मतलब है कि यदि भूमि में 6 हिस्सा किसी का अनाज हुआ है तो क्या होता था, 6 में से 1 हिस्सा किसके पास रहेगा, राजा के पास रहेगा, और 5 किसके पास रहेगा, किसान के पास रहेगा। ठीक है, इसने दूसरा कर लगाया था जकात कर, जो कि किस पर था, मुस्लिमों पर लगाया था। कितना था, 2.5% था। ये मुस्लिम को, ये उनके इस्लाम धर्म के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए था। इसने बोला था कि यदि आपको अपने इस्लाम को बढ़ाना है तो आपको ये कर तो देना ही होगा। ठीक है, इसने क्या किया था, जकात कर लगाया था मुस्लिमों पर, जिसमें इसने 2.5% राजा लेता था। तीसरा इसने लगाया था जजिया कर, जो कि इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। आपने मोहम्मद बिन कासिम के समय पर पढ़ा था कि जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, जो कि कहाँ पर लगाया था, सिंध पर लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इसने जजिया कर कहाँ पर लगाया था, सिंध पर लगाया था, जिसने ब्राह्मणों को माफ़ कर दिया था कि ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना। ठीक है, इसके बाद एफएसटी। ठीक है, एफएसटी ने कहाँ लगाया, एफएसटी ने लगाया उत्तर भारत पर, और इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है आपका कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो वो कौन था, एफएसटी था। ठीक है, जिसने उत्तर भारत पर लगाया था। इसके बाद ऐबक ने भी लगाया था। ऐबक ने कहाँ लगाया था, कश्मीर और दिल्ली पर लगाया था। आपने ऐबक में भी पढ़ा था कि जजिया कर ऐबक ने कहाँ लगाया था, दिल्ली में और कश्मीर में लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, और इसने जजिया कर लगाया था, इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हिंदुओं को जिम्मी किसने कहा, हिंदुओं को जिम्मी किसने कहा था, एफएसटी ने कहा था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। ठीक है, इसने चौथा कर लगाया था खुम्स कर, जो कि खुम्स बोलते हैं हम लूट के लिए। आपने अभी एमबीटी में उसमें अलाउद्दीन खिलजी वाले में भी पढ़ा था कि उसमें क्या था, 1/5, उसमें क्या था, 4/5 था। ठीक है, मतलब आप यदि कहीं से कुछ धन लूट कर ला रहे हो तो क्या करना पड़ता था, 5 में से 4 हिस्सा राजा के पास था। मतलब अगर 100% है तो 100 में से 80 किसके पास रहेगा, राजा के, और 20 किसके पास रहेगा, लुटेरे के पास रहेगा। इसने क्या किया था, 80%। ठीक है, इसने क्या किया था, 1/5, यानी कि 5 में से एक हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा किसके पास रहेगा, 5 में से एक हिस्सा रहेगा राजा के पास, और 4 हिस्सा किसके पास रहेगा, लुटेरे के पास रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसने एक और अतिरिक्त कर लगाया था, सिंचाई कर। ठीक है, सिंचाई कर को क्या बोलते हैं, हब ए सर्व के नाम से जानते हैं, सिंचाई कर, जो कि उपज का 10% था। ठीक है, खेती बाड़ी में जितनी भी उपज होगी उसका 10% किसको देना होगा, किसानों को, उसका 10% राजा को देना होगा। ठीक है, चार इसके महत्वपूर्ण टैक्स थे। कौन कौन से थे, सबसे पहला था खराज कर। ठीक है, सबसे पहला था खराज कर, जिसमें यदि 6 हिस्सा भूमि में अनाज होता है तो 6 में से एक हिस्सा राजा के पास और 5 किसके पास रहेगा, किसान के पास। दूसरा इसने जकात कर लगाया था, जो कि इसने मुस्लिमों पर लगाया था, 2.5% टैक्स आपको देना होगा। ठीक है, तीसरा इसने लगाया था जजिया कर, जो कि ब्राह्मणों पर लगाया था। इसने हिंदुओं को इसमें क्या कहा था, जिम्मी कहा था। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण कर था वो कौन था, था खुम्स कर था, जिसमें धन लूट का जो धन था उसका एक हिस्सा राजा के पास और 4 हिस्सा किसके पास, लुटेरे के पास रहने वाले थे। ठीक है, इससे एक 5वां अतिरिक्त कर लगा था, सिंचाई कर हवे सर्व के नाम से, जिसको जानते हैं, जो कि उपज का 10% राजा को देना होता था। ठीक है, इसके बाद इसने एक इतलाक प्रथा शुरू की थी। इतलाक प्रथा, इतलाक का मतलब क्या होता है,
इतलाक का मतलब होता है भूमि से कर वसूलने की शक्ति। यानी कि ये क्या करता था, भूमि से जो भूमि से कर जो इसका राजा के पास आता था, इसने उसकी पूरी शक्ति किसको दे दी थी, इसने अपनी उसकी पूरी शक्ति अपने सैनिकों को दे दी थी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इतलाक प्रथा बोलते हैं। ठीक है, इतलाक प्रथा में होता क्या था कि भूमि से जो कर वसूलना होता था उसकी सारी शक्ति सेना के पास होती थी। ठीक है, उसी को क्या बोलते थे, इतलाक प्रथा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल भी किसका माना जाता है, एफएसटी का ही माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका है, एफएसटी का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया था और उसे क्या कर दिया था, इसने उसे वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, विरासत का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, वंशानुगत का मतलब है कि भूमि को जिस जैसे मान लो इसने किसी को भूमि दान में दी है, तो क्या होता था कि उसे, यदि उसका कोई पुत्र है तो पुत्र उस एकता का भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसी के पुत्र नहीं है, मान लो किसी के पुत्री का बेटा है, किसी के भांजा है या किसी का दामाद है, तो इसने उन सब के लिए उसका अलाउ कर दिया था कि एकता का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, वंशानुगत। ठीक है, आप इसमें सोच सकते हैं कि मान लो किसी का वंश ही ना हो, मान लो किसी का पुत्र ही ना हो, तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा, इसने उसके लिए इसने छूट दी थी। अगर किसी का पुत्र नहीं है तो किसी का भांजा होगा, किसी का भांजा नहीं तो उसका दामाद होगा, मतलब कोई भी उसका परपोता होगा, कोई भी होगा, उसको एकता का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते थे, विरासत का सिद्धांत बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के काल में ऐसा कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास रहे थे। तो इसके समय पर सर्वाधिक दास रहे थे, किसके समय पर रहे थे, एफएसटी के समय पर रहे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा दास अगर पूछा जाता है किसके समय पर रहे थे, एफएसटी के समय पर रहे थे। ये लोग अपनी सेवा कराने के लिए या फिर जो ये किसी चीज़ का निर्माण कराते थे तो उसकी साफ़ सफाई वगैरह के लिए क्या करते थे, गुलामों को रखते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुलाम जो रखे थे, किसने रखे थे, वो एफएसटी ने रखे थे। ठीक है, इसके बाद इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी। ठीक है, पूछा जाता है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और तैयार होता है कि स्थायी सेना बंद रखनी, स्थायी सेना रखना किसने बंद किया था, तो किसने किया था, एफएसटी ने किया था। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था, इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए थे। रोजगार दफ्तर मतलब क्या होता था कि जैसे मान लो किसी को रोजगार नहीं मिलता तो उसके लिए क्या किया था, इसने रोजगारों के लिए ऑफिस खुलवाए थे कि आप ऑफिस मतलब आप ऑफिस में आकर अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। जैसे आज के टाइम पर होता है, किसी भी बड़ी कंपनी में आप मतलब अगर किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हो तो क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिस में जाना पड़ता है जिसमें इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इसने भी क्या किया था, रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या बनाया था, दफ्तर खुलवाए थे। ठीक है, इसके बाद इसने दीवान ए बंदरगान बनवाया जो कि किसके लिए था, दासों के लिए था। दासों के लिए था, इसका मतलब होता नियंत्रण। ठीक है, अभी आपने एक क्वेश्चन इसके में पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा दास किसके शासनकाल में रहे थे, वो एफएसटी के शासनकाल में रहे थे। ठीक है, अब दासों को नियंत्रण करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। मान लो दास ही कुछ राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे तो उसके लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदरगान, जो किसके लिए था, दासों के नियंत्रण के लिए था। ठीक है, दासों पर नियंत्रण रखने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवाने बंदरगान। और यदि इतने सारे दास होंगे तो दासों की भर्ती के लिए भी कुछ होगा, तो इसने दासों की भर्ती के लिए एक विभाग और बनाया था जिसका नाम था अर्ज ए बंदरगान। ठीक है, अगर किसी को भर्ती होना है तो क्या करता था, वो एक विभाग बनाया गया था, उस विभाग में क्या करता था, वो उस विभाग में जाता था और अपना इंटरव्यू वगैरह देता था, तब ये क्या करते थे, दासों की भर्ती करते थे। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं कि दासों के लिए, दासों पर नियंत्रण करने के लिए विभाग बनाया था किसने, दीवाने बंदरगान बनाया था। और दासों की भर्ती के लिए जो बनाया था वो क्या बनाया था, अर्ज ए बंदरगान बनाया था। ठीक है, इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण काम याद रखना है कि इसने दान के लिए क्या किया था, दीवाने खैरात बनवाया था। ठीक है, अब दान का मतलब क्या है, दान ये सभी को नहीं देता था। मान लो ये कौन था, ये जैसे ये मॉडर्न था, मुस्लिम था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, मुस्लिम जो लड़की थी, मान लो मुस्लिम लड़की कोई गरीब है, उसकी शादी के लिए किसी के पास धन की ज़रूरत है, किसी के मान लो कोई गरीब है तो धन तो होगा नहीं उसके पास, तो क्या करता था कि जो मुस्लिम लड़की थी उनकी शादी वगैरह के लिए क्या करता था, उनको दान देता था। ठीक है, और साथ साथ क्या करता था, विधवाओं को भी दान देता था। ठीक है, विधवाओं को और मुस्लिम लड़कियों को दान देने के लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने खैरात। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता कि दीवाने खैरात इसने किस लिए बनवाया था, तो क्या किस लिए बनवाया था, मुस्लिम एवं विधवा महिलाओं के लिए, महिलाओं को दान देने के लिए क्या बनवाया था, इसने दीवाने खैरात का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद इसने एक बनवाया था दीवान ए इस्तिहाक, इसका मतलब होता पेंशन वृद्धों के लिए।
ठीक है। जैसे मान लो कोई वृद्ध है तो इसने वृद्धों के लिए पेंशन देने की शुरुआत भी इसी के समय पर हुई थी। मान लो कोई इसकी सेना में काम करते हुए क्या हो गया, इसकी सेना में मान लो, या फिर इसी के वंशजों की किसी सेना में किसी ने काम किया है और अब क्या हो वो वृद्ध हो चुका है, तो क्या कर रखा था इसने, वृद्धों के लिए भी पेंशन देनी स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धों के लिए पेंशन की शुरुआत किसने की थी, एफएसटी ने की थी, जिसके लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने इस्तिहाक। ठीक है, इसने एक विभाग बनाया था दीवाने रिसालत। ठीक है, दीवाने रिसालत जो क्या करता था, लोक शिकायत के लिए था। ठीक है, मान लो लोगों को कोई शिकायत है, किसी राजा से शिकायत है, फिर किसी दरबार में कोई व्यक्ति रहता है, फिर उसके खिलाफ किसी को कोई शिकायत करनी है, तो क्या करता था, उसके लिए भी इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने रिसालत। इस विभाग में जाकर क्या कर सकता था, कोई भी अपनी लोक शिकायत दर्ज कर सकता था। ठीक है, इसके बाद इसने एक विभाग और बनवाया था, दीवाने मुस्तखराज, जो कि लगान को वसूलने के लिए था। ठीक है, लगान को वसूलने के लिए क्या किया था, दीवाने मुस्तखराज का इस्तेमाल किया था। लगान कहाँ से आता था, भूमि से आता था। जैसे भूमि से किसी को कर वसूलना है, ठीक है, या फिर सिंचाई के लिए भी इसने एक कर लगाया था। अगर वहाँ से जो कर वसूलना है, फिर लगान लेना है, उसके लिए क्या किया था, इसने दीवाने मुस्तखराज का निर्माण किया था। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, लगान को वसूलने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था, भित्ति चित्रकारी को बंद करवा दिया था। ठीक है, भित्ति चित्रकारी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पुराने समय में आज भी है, क्या करते हैं लोग, दीवारों पर किसी ना किसी का चित्र बनवा लेते हैं। या मान लो किसी ने दीवार पर महाराणा प्रताप का चित्र बनवा लिया, किसी ने दीवार पर अपना मतलब नाम लिखवा दिया, मतलब, या फिर मान लो कोई फिल्मी स्टार है, मान लो किसी ने सनी देओल का चित्र अपनी दीवार पर बनवा रखा है, किसी ने किसी हीरोइन का चित्र अपनी दीवार पर बनवा रखा है, तो इसने क्या किया था, उस पर रोक लगवा दी थी। ठीक है, भित्ति चित्रकारी पर रोक लगानी थी। ठीक है, इसके बाद इसने महिलाओं की पीर मज़ार पर रोक लगाई थी। मान लो किसी महिला को कोई पूजा करनी है, किसी को कोई महिला किसी धार्मिक विश्वास मतलब धार्मिक स्थल पर जाती, तो इसने क्या किया था, उसके धार्मिक स्थल पर जाने पर रोक लगाती थी। ठीक है, बाद में यही काम सिकंदर लोदी ने भी किया था। ठीक है, इसलिए सिकंदर लोदी का अग्रगामी भी इसको कहते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इसको सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर लोदी का अग्रगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पीर मज़ार पर रोक लगाई थी, जो कि आपका आगे आकर सिकंदर लोदी भी लगाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको ये बताया था कि अकबर का अग्रगामी कहलाया। ठीक है, जैसे इसने कुछ विभाग वगैरह बनाए थे, सेम काम अकबर ने भी किए थे। ठीक है, जनता के हित में किए थे, तो इसलिए इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है और सिकंदर लोदी का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, इसने बहुत सारे नगर भी बसाए थे। ठीक है, बहुत सारे नगर, मतलब इसने टोटल कितने नगर बसाए थे, 4 नगर, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको याद रखने हैं। ठीक है, नगर तो इसने बहुत सारे बसाए, लेकिन हमको याद कितने रखने हैं, 4 नगरों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा नगर है आपको याद रखना है कि इसने कौन सा नगर बसाया था, फिरोजाबाद नगर बसाया था। ठीक है, दूसरा इसने बसाया था फिरोजशाह कोटला। ठीक है, तीसरा इसने नगर कौन सा बसाया था, जौनपुर बसाया था। जौनपुर, जो कि इसने जौनपुर को किस नाम से जानते हैं, सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, जो कि जूना खां की याद में बनवाया था। जूना खां कौन है, एमबीटी का जो दूसरा नाम था, मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि एमबीटी का अन्य नाम क्या है, एमबीटी का एक अन्य नाम जूना खां भी था। और एमबीटी कौन था, एमबीटी कौन था, इसके चाचा का बेटा। ठीक है, एमबीटी इसके चाचा या ताऊ का बेटा था। ठीक है, एफएसटी के चाचा ताऊ का बेटा। एफएसटी और एमबीटी कौन थे, दोनों आपस में चचेरे भाई थे। ठीक है, एमबीटी का पिता कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। एमबीटी के पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के एक छोटा भाई था। छोटा भाई था कौन था, रज्जन, जिसका बेटा कौन था, एफएसटी था। ठीक है, तो एफएसटी और एमबीटी कौन हुए, दोनों चचेरे भाई हो गए। एफएसटी ने अपने चचेरे भाई एमबीटी की याद में क्या बनवाया था, जूना खां नगर बसाया था। ठीक है, याद रखना। इसने चौथा शहर बसाया था फतेहाबाद। चौथा शहर बसाया था कौन सा, फतेहाबाद। इसी के समय पर बर्नी ने तारीखी फिरोजशाही लिखी थी। ठीक है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तैयार होता है कि तारीखी फिरोजशाही किसके समय पर लिखी गई थी। तारीखी फिरोजशाही एफएसटी के समय पर लिखी गई थी। ठीक है, तारीखी फिरोजशाही किसके समय पर लिखी गई है, एफएसटी के समय पर लिखी गई है। किसने लिखी थी ये, एफएसटी के समय पर किसने लिखी थी, एक लेखक हैं कौन, बर्नी। बर्नी ने लिखा था तारीखी फिरोजशाही एफएसटी के समय पर। इसने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा मतलब होता है अपने बारे में लिखना। ठीक है, इसने खुद अपने बारे में लिखा था, जिसको जिसको कहाँ लिखा था इसने, फुतहात है फिरोजशाही। ठीक है, फुतहात ए फिरोजशाही पुस्तक है कि जिसमें इसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, इसने अपनी आत्मकथा को लिखा था फारसी भाषा में। अगर पूछा जाता है कि
FST ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। लगभग दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा है वो भी फारसी भाषा ही है। आपसे पूछा जाता है यदि कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा ही थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, अपनी जो आत्मकथा थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, लेकिन संस्कृत भाषा का प्रसार भी इसने किया था, ठीक है। इसी पुस्तक के माध्यम से क्या किया था, इसने संस्कृत भाषा का प्रसार किया था, ठीक है। इसने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। इसके बाद इसने एक चांदी का ससग्नी सिक्का चलवाया था, ठीक है। ससग्नी मतलब एक सिक्के का नाम था ससग्नी, जो कि किसका बना हुआ था, चांदी का बना हुआ था। इसी के शासनकाल में इसी ने चलवाया था क्या, चांदी का एक ससग्नी सिक्का, ठीक है। यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया, ठीक है। अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया, जिसमें एक सबसे पहला स्तंभ था टोपरा स्तंभ, जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। दूसरा था मेरठ, जो कि कहाँ है, यूपी में, ठीक है। इन दोनों अशोक के स्तंभों को कहाँ लेकर आया था, दिल्ली लेकर आया था। स्तंभों की लगभग जो ऊंचाई थी वो थी 40 फीट की, ठीक है। स्तंभ ऐसे होते थे जैसे मान लो आज के टाइम में किसी का मकान है, ऐसे ही कुछ स्तंभ थे कुछ, ठीक है। जिसको ये हाथियों से खींच कर लाया था, और रास्ते में जो टोपरा वाला स्तंभ है हाथियों से खींच कर लाया था, रास्ते में टूट भी गया था, ठीक है। याद रखना है कि अशोक के कितने स्तंभों को FST दिल्ली लेकर आया था, तो 2 स्तंभों को लेकर आया था। पहला स्तंभ था टोपरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ था मेरठ, जो कि कहाँ, यूपी में है, ठीक है। इसके बाद इसने 1368 ईस्वी में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। कुतुब मीनार जिसका निर्माण किसने कराया था, ऐबक ने कराया था। किसकी याद में कराया था, मीर बाकी की याद में, ठीक है। मीर बाकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीर बाकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है। जो कि 1368 ईस्वी में बिजली एक मतलब तड़कने से क्या हो गई थी, इसकी जो ऊपरली ऊपरली जो इसकी मंजिल थी वो खराब हो गई थी, या ऊपरली मंजिल इसकी टूट गई थी, जिसकी मरम्मत कराई थी किसने, जिसकी मरम्मत कराने का काम किसने किया था, FST ने किया था, ठीक है। इसके बाद इस अभी, ठीक है, 1388 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं FST के बाद का जो शासक है वो कौन है। FST के बाद का शासक, तुगलक वंश में केवल कुल 9 शासकों ने शासन किया था, ठीक है। जिसमें हमें किसी को याद नहीं रखना, केवल हमको ये 2-3 इंपॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग वाले, कौन कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। उसके बाद उसी का बड़ा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक आता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा बेटा कौन, FST शासन पर आता है, ठीक है। हमको इन्हीं तीनों को याद रखना है। बाकी हमको एक चीज़ याद रखनी है कि तुगलक वंश पर कुल कितने शासक रहे थे, तो कुल 9 शासक रहे थे, ठीक है। इसके बाद आता है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, जो कि 1388 में बैठता है और 1388 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक शाह, जो कि 1388 से 89 तक रहता है, ठीक है। 1388 से 89 तक आपको कुछ याद नहीं रखना, ना ही आपको इनके नाम याद रखने हैं। आप इनके नामों को केवल याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि केवल 1-1, 2-2 साल ही शासन में रहे हैं। इनके बारे में इतिहास में भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक शाह के बाद गद्दी पर बैठता है अबूबकर शाह, जो 1389 से 90 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि 1390 से 94 ईस्वी तक रहता है। 4 सालों तक इसका शासन रहा था, किसका, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का, ठीक है। इसके बाद गद्दी पर आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसे हम हुमायूं के नाम से भी जानते हैं। हुमायूं का आप अभी उपमंगल काल में भी पढ़ोगे, जो कि 1394 से 95 ईस्वी यानी कि 1 साल लगभग ये रहा है, ठीक है। इसके बाद जो इसका अंतिम शासक है वो कौन है, नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक है। 1395 से कब तक रहा है, 1395 से रहा है 1414 तक, ठीक है। 1395 से 1414 तक कौन रहा, नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। इसी के समय पर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। एक क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि तुगलक वंश में कुल कितने शासक रहे थे। तुगलक वंश में कुल 9 शासक रहे थे। आपको इंपॉर्टेंट केवल किसको रखना है, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, इसका बड़ा बेटा MBT आता है, आपको उसको याद रखना है। MBT के बाद गद्दी पर कौन आता है, FST आता है, फिरोज शाह तुगलक, आपको उसको याद रखना है। MBT का जो चचेरा भाई है रज्जन का बेटा है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, नसीरुद्दीन महमूद है, ठीक है। कुल शासक इसमें 9 रहे हैं, ठीक है।
बाकी आपको इसमें और कुछ याद रखना नहीं। कल हम सैयद वंश को पढ़ने वाले हैं। सैयद वंश और लोधी वंश हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। सैयद वंश में भी कुछ नहीं है, केवल आपको शासनकाल वगैरह उसका याद रखना है, ठीक है। कब से कब तक गद्दी पर रहा है, उसका संस्थापक कौन है। बाकी सैयद वंश में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।